आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। पटना में कोचिंग के बाहर फायरिंग के मामले में खान सर के बॉडीगार्ड ने ऐसी गवाही दी है जिसने खान सर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। उधर सीबीएसई टेंडर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो गया है। इस बीच देश में जनता के सिर पर भारी महंगाई की तलवार भी लटक रही है। राजनीति की बात करें तो अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ते साथ ही अपना नया प्लान भी अब बता दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। बॉडीगार्ड के बयान से बढ़ी खान सर की मुश्किलें, एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी की तैयारी। सीबीएसई ओएसएम सिस्टम को लेकर एक और खुलासा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई को लेकर दी चेतावनी, इस साल जनता की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर। बीजेपी छोड़ अन्नामलाई ने नई राजनीतिक पार्टी का किया ऐलान, बताई पूरी प्लानिंग। पर्यावरण दिवस पर राहुल का देश के युवाओं से सवाल, आपको कैसा भारत चाहिए। पटना में कोचिंग टीचर खान सर कानूनी विवाद में फंसते ही जा रहे हैं। कदम कुआं थाने में उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने ये कार्रवाई उनके ही गार्ड्स के बयान के आधार पर की है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि खान सर ने कथित तौर पर कहा था कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम सब देख लेंगे। ये मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में अग्रिम जमानत भी आसानी से नहीं मिल सकती। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। उधर खान सर की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे हैं, जबकि पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी भी कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आए। हालांकि खान सर का कहना है कि उन्हें एफआईआर की पूरी जानकारी नहीं है और वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उनका दावा है कि उनके गार्ड्स ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की थी। पुलिस पहले ही 2 गार्ड्स को गिरफ्तार कर चुकी है और अब मामले में खान सर को भी नामजद किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और स्थिति पर पुलिस नजर बनाए हुए है। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों की डिजिटल जांच के लिए जारी टेंडर और बाद में दिए गए वर्क ऑर्डर की रकम में बहुत बड़ा अंतर सामने आया है। दस्तावेजों के मुताबिक शुरुआती 2 टेंडरों में इस काम की अनुमानित लागत 28 करोड़ रुपए रखी गई थी, लेकिन बाद में वर्क ऑर्डर जारी होने तक ये राशि बढ़कर 38 करोड़ 46 लाख रुपए हो गई। यानी काम की मात्रा लगभग समान रहने के बावजूद लागत में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई। मामले में एक और अहम तथ्य सामने आया है कि वास्तव में जितनी उत्तर पुस्तिकाएं स्कैन की गई, उनके आधार पर संभावित भुगतान करीब 25 करोड़ 39 लाख रुपए ही बनता है। ये रकम वर्क ऑर्डर में दर्ज राशि से लगभग 13 करोड़ रुपए से कम है। इसी वजह से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पहले 2 टेंडर सफल नहीं हुए थे। इसके बाद तीसरे टेंडर में स्कैनिंग से जुड़ी कुछ तकनीकी शर्तों में ढील दी गई, जिसके बाद कोएम्ट एडुटेक को ये ठेका मिला। हालांकि सीबीएसई का कहना है कि अभी तक कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया गया है और अंतिम भुगतान वास्तविक कार्य के आधार पर ही किया जाएगा। इस बीच पूरे मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय समिति का भी गठन कर दिया है। अब जांच में ये देखा जाएगा कि लागत में बढ़ोतरी और टेंडर की शर्तों में बदलाव के पीछे क्या वजह थी और क्या पूरी प्रक्रिया तय नियमों के मुताबिक हुई थी। ओएसएम टेंडर को ज्यादा भुगतान के खुलासे पर कांग्रेस ने फिर से सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दिसंबर 2024 में हुई सीबीएसई गवर्निंग बॉडी की बैठक में ओएसएम प्रणाली लागू करने से होने वाली वित्तीय बोझ पर चिंता जताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में सार्थक सिद्धांत की बात सुनने के बाद समिति ने सीबीएसई से खरीद प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल पूछे थे, लेकिन बोर्ड इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। रमेश ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब जवाब देना चाहिए कि आखिर सीबीएसई को इतनी महंगी ओएसएम प्रणाली अपनाने के लिए क्यों कहा गया था। कांग्रेस ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति जांच केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी। मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस गया है। कांगपोकपी जिले में शुक्रवार तड़के हुई एक बड़ी वारदात में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये मामला शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे लोईबोल खुलिन गांव में हुआ, जब हथियारों से लैस हमलावर अचानक गांव में घुस आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
इस हमले में लेट खोंगम हाओकिप, उनकी पत्नी टिनमेरी हाओकिप और जान मिंगाल हाओकिप की मौके पर मौत हो गई। हमलावरों ने कुछ घरों में आग भी लगा दी, जिसके इलाके में भारी नुकसान और दहशत फैल गई। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस बीच कुकी एनपी मणिपुर ने हमले की निंदा करते हुए नगा चरमपंथी संगठनों पर आरोप लगाए हैं, जबकि दूसरी तरफ अभी तक किसी भी संगठन की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट ने 2016 के विधानसभा चुनाव विवाद मामले में सुनवाई में हुई लंबी देरी के कारण सुप्रीम कोर्ट पर तीखी टिप्पणी की है। यह मामला तमिलनाडु के पूर्व विधानसभा स्पीकर एम अप्पावू से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 10 साल बाद अब जाकर अंतिम फैसला आया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस में न सिर्फ अनावश्यक देरी हुई, बल्कि एक अहम कानूनी सवाल को भी अनदेखा कर दिया गया, जो कि पूरे मामले का मूल था। ये विवाद राधापुरम सीट से जुड़ा है, जहां पर 49 वोटों के बेहद कम अंतर से हार जीत तय हुई थी और 203 पोस्टल वोट खारिज कर दिए गए थे। हाईकोर्ट ने 2019 में दोबारा गिनती का आदेश दिया था, लेकिन मामला लंबे समय तक अटका रहा। अब 2026 में कोर्ट ने अप्पावू को 103 वोटों से विजेता घोषित किया और पहले विजेता बने IS इम्बादुरई का चुनाव रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने देरी को न्याय का मजाक बताते हुए लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठाए। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। RBI गवर्नर ने बताया, इस साल देश में खूब बढ़ेगी महंगाई। बीजेपी छोड़ अन्नामलाई ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन पर कोर्ट ने नहीं की सुनवाई। ट्रंप का दावा, हम भारत से बहुत पैसा कमा रहे हैं। इस साल देश में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। अब यह दावा किसी विपक्षी नेता या किसी मीडिया रिपोर्ट में नहीं किया गया है। ये चेतावनी खुद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी है। RBI ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए महंगाई अनुमान को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है और कहा है कि वित्त वर्ष 2027 में महंगाई दर करीब 5.1% तक पहुंच सकती है। ये दर RBI के तय 2 से 4% के लक्ष्य से बहुत ज्यादा है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्धों और सप्लाई चेन में बाधाओं की वजह से महंगाई पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी भी एक कारण है, क्योंकि पिछले महीनों में भारतीय बास्केट में कच्चा तेल औसतन $110 प्रति बैरल के आसपास रहा। गवर्नर ने यह भी चेतावनी दी कि इस साल अल नीनो का मजबूत असर देखने के लिए मिलेगा, जिससे बारिश कम हो सकती है और कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसका सीधा असर खाद्य महंगाई और ग्रामीण मांग पर पड़ेगा। तमिलनाडु बीजेपी से इस्तीफे के बाद अब के अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि वो एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2031 में मैदान में उतरेगी। अन्नामलाई ने कहा कि उनके लिए ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था कि वो बीजेपी में बने रहें या फिर तमिल लोगों के साथ अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 जून को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, जिसका औपचारिक लेटर अब सामने आया है। अपने बयान में अन्नामलाई ने यह भी कहा कि पिछले करीब 18 महीनों से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके काफी मतभेद चल रहे थे और दोनों के राजनीतिक विचार अब एक जैसे नहीं रहे। इसी वजह से उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला ले लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में राहुल गांधी ने देश के युवाओं से सवाल पूछा कि वो भविष्य में कैसा भारत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या एक युवा ऐसा भारत चाहता है जहां पर रेन फॉरेस्ट को खत्म कर दिया जाए, कोरल रीफ नक्शे से मिट जाएं, आदिवासी समुदायों को जमीन से बेदखल कर दिया जाए और हवा जहरीली हो जाए, या फिर ऐसा भारत चाहते हैं जहां पर प्रकृति, पर्यावरण और आदिवासी समुदायों की रक्षा की जाए। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस समय ग्रेट निकोबार आइलैंड को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने दावा किया कि वहां करोड़ों पेड़, प्राचीन कोरल रीफ और अनमोल वर्षा वनों को नष्ट किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ये सब एक बड़े कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी उद्योगपति का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत का भी सवाल है। दिल्ली में 6 जून को होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ये याचिका NGO सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें जंतर मंतर पर होने वाले कथित बड़े प्रदर्शन के लिए सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। मामला जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच के सामने रखा गया, जहां याचिकाकर्ता के वकीलों ने अर्जेंट सुनवाई की मांग की।
लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। याचिका में दावा किया गया कि सोशल मीडिया पर कुछ संदेश वायरल हो रहे हैं जिनमें प्रदर्शनकारियों से एयरपोर्ट पर बाधा डालने और पेपर स्प्रे व डंडों के साथ आने की बात की जा रही है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि इससे कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। साथ ही मांग की गई कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन भीड़ नियंत्रण के लिए सख्त इंतजाम करे और जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन को नियंत्रित और स्थानांतरित भी किया जाए। फिलहाल मामला सामान्य प्रक्रिया में ही आगे बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए जल्द ही भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता होने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं और हमारे रिश्ते काफी मजबूत हैं। इसी दोस्ती की वजह से दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार की बातचीत सफल होगी। हालांकि ट्रंप ने बातचीत के दौरान भारत पर एक बड़ा आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने कई सालों तक अमेरिका की नीतियों का गलत फायदा उठाया है। भारत पहले अमेरिकी सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता था और खुद कुछ नहीं देता था, मगर अब पासा पूरी तरह पलट चुका है और हम भारत के साथ बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमारे बीच एक समझौता जरूर हो जाएगा क्योंकि मैं आपके प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करता हूं। वो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच बहुत पटती है। हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। आपको बता दें कि डील के चर्चा के बीच ही अमेरिकी प्रशासन ने भारत समेत 54 देशों पर 12.5% और टैक्स लगाने की योजना भी बना ली है। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे नई खबरों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.